दोस्तों बात करें तो OnePlus 9 है ना, फिर से लीक होना स्टार्ट हो गया और उसके जो पहले जो रेंडर्स हैं वो हमारे सामने आ गए और देख के लग रहा है कि यार सैमसंग से कुछ ज़्यादा ही इंस्पिरेशन ले ली, स्पेशली नोट सीरीज से। मतलब OnePlus का देखिए यार, ऑक्सीजन ओएस को One UI से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, अब डिज़ाइन में भी कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं कुछ आपको बात बता सकता हूँ कि इसमें जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है ना, कुछ चीज़ें अलग हैं। मतलब जो डिस्प्ले है वो कंप्लीटली फ्लैट नहीं होने वाला, थोड़ा सा कर्वी होगा। इसके साथ ही जो पंच होल है वो शायद आपको सेंटर में देखने को मिले। ये कुछ छोटे से करेक्शन है जो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी जो चीज़ें ना आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा एक ओपिनियन कहता है। तो देखते हैं आगे चल के OnePlus 9 कैसा रहता है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो कीमत में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 875 है ना, जहाँ तक मैं खबरें सुन रहा हूँ ना, वो कोई सस्ता चिपसेट नहीं है। मतलब बहुत महंगा होने वाला है। स्नैपड्रैगन 865 से भी महंगा होगा ऑब्वियसली, लेकिन उससे फ़ोन की कीमत पे इजाफा होने वाला है। और मतलब 43, 44, 45,000 जब OnePlus 9 लॉन्च होगा तब वो इसके साथ इसकी कीमत हो सकती है। OnePlus 9 के लॉन्च के बारे में बात करें तो अभी के समय में मार्च वगैरह की कुछ प्लानिंग है इनकी। बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। तो देखने वाली बात होगी एक्जैक्टली OnePlus 9 में 9 आने वाला है, 9 Pro आने वाला है, नॉर्ड में भी एक नया फ़ोन आने वाला है, नॉर्ड SE, और एक नॉर्ड 2 जिसका शायद से नाम डेंजिन करके उसका जो कोड नेम है वो रखा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आपको कुछ 1, 2, 4 और फ़ोन्स देखने को मिलने वाले हैं। मतलब 1, 2 नॉर्ड के अंदर फ़ोन देखने को मिलेंगे, एक OnePlus 9, 9 Pro। ये इनके कुछ फ़ोन्स है जो फर्स्ट हाफ होता है ना, मतलब शुरुआत में मार्च अप्रैल, तो यहाँ पे आपको ये फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बात है। वैसे बस एक्साइटिंग चीज़ बस इनमें यही है कि शायद से इस बार आपको 144 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वो देखने को मिलेगा। 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो देंगे ये लोग, मतलब जो वॉप चार्ज 65 है वो तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ वॉर्प वायरलेस 65 की भी एंट्री हो सकती है। जी हाँ, अंडर डिस्प्ले कैमरा इस बार लग रहा नहीं प्रो वर्जन में आएगा। मेरे को लग रहा है कि 90 का जो प्रो वर्जन है उसमें कुछ चांसेस है, मतलब माइनर चांसेस है कि उसके अंदर अंडर डिस्प्ले कैमरा की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिले। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। चलिए इसके बाद बात करते क्वालकॉम और Huawei के रिलेशन के बारे में। अब Huawei की बात करें तो Huawei का मतलब आप लोगों को मालूम है यार, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के चाइना से अच्छे रिलेशन नहीं थे। ट्रेड वॉर के चक्कर में Huawei कंपनी के ऊपर बैन लगा दी, कोई भी US कंपनी के साथ बिजनेस नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अब जाने वाली, जो बाइडन आने वाले, और अब धीरे धीरे खबरें आने वाली कि क्वालकॉम ने भी ऑफिशियली मतलब फाइनली अनाउंस हो ही गया है कि क्वालकॉम है ना Huawei को अपने चिप्स बेच सकती है। मतलब Huawei के पास बात यह है कि वो किरिन चिप्स बना नहीं सकते हैं। उन्होंने बोल दिया उनका जो लास्ट मेट सीरीज़ का फ़ोन था उसमें किरिन चिप्स देखने को मिलेंगी, जो नए फ़ोन्स आएंगे उनमें किरिन प्रोसेसर नहीं होगा। अब जो क्वालकॉम के लेटेस्ट फ्लैगशिप SoCs है उनमें चीज़ देखने को मिलेगी। तो क्वालकॉम है ना, मतलब Huawei है ना, Huawei ने 2 कंपनी के साथ प्रोसेसर के लिए पार्टनरशिप कर रखी है, एक है क्वालकॉम और एक है मीडियाटेक। अगर गूगल प्ले स्टोर अगर आ जाए तो शायद सारी चीज़ें बदल सकती हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। लेकिन एक और बात है Huawei से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ ही दिनों में, मतलब अगले 1 महीने के अंदर अंदर Huawei का जो Harmony OS, Hongmeng OS जिसकी हम बात कर रहे थे ना, वो मोबाइल फ़ोन के लिए शोकेस कर दें। क्योंकि लग रहा नहीं कि जो Huawei है वो गूगल प्ले स्टोर का रास्ता अपनाने वाली है, क्योंकि अगर उसके लिए रास्ते खुल गए तो भी वो कोई रिस्क लेने नहीं वाले। तो हो सकता है Qualcomm के प्रोसेसर्स आपको देखने को मिले, MediaTek के प्रोसेसर्स भी देखने को मिले। तो यार ये एक बात हो जाती है। और अगर हम प्रोसेसर के बारे में बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पे Exynos प्रोसेसर के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है। वो है Exynos 2100 के लिए। अभी रिसेंटली Exynos 1080 को रिलीज़ किया उन्होंने, मतलब उसे रिलीज़ किया बाहर कंट्रीज़ में, और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है जो कि मिड रेंज फ़ोन्स के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर वो फ्लैगशिप फ़ोन जो कि अपकमिंग अपने S21, S21 अल्ट्रा ये सब आने वाले हैं ना, Exynos 2100 देखने को मिलेगा। ट्राई कोर का आर्किटेक्चर होगा और कहा गया कि उसके अंदर जो परफॉर्मेंस होगी वो स्नैपड्रैगन 875 से बेटर होगी। यहाँ पे मैं रॉ CPU परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करूँ और दूसरे फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहा। उसके पीछे का मेन रीज़न ये कि यहाँ पे जो CPU के कोर्स यूज़ कर रहे Cortex X1 जैसे कोर्स, उनकी जो क्लॉक स्पीड है ना वो एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 875 से ज़्यादा होने वाली है। इसलिए गीक बेंच और काफ़ी बेंचमार्किंग रिजल्ट में जो स्कोर है वो ज़्यादा देखने को मिला है। तो जो रॉ CPU पावर होती है वो आपको Exynos में देखने को मिलेगी। लेकिन हीटिंग किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इसके बाद प्रोसेसर के अंदर और क्या क्या फीचर डाल के दे रहे हैं, ISP कैसे, DSP कैसे, न्यूरल इंजन कैसे, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कैसी, मोडेम्स कैसे यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों का भी काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसके बाद ही हम देखें कि एक्जैक्टली कितना काबिल है कि Exynos 2100 क्या सच में स्नैपड्रैगन 875 को हरा सकता है। वेल देखा है तो कुछ भी हो सकती है कहानी। 4 साल पहले तक हमने कभी सोचा नहीं था कि AMD कभी इंटेल को पीछे छोड़ देगी, या परफॉर्मेंस जो होती है ना वो आपको कभी AMD के प्रोसेसर में ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमने कभी सोची नहीं थी।
4 साल बाद आज के समय में AMD ने पीछे छोड़ दिया। एक्सनोस के साथ भी ऐसी कहानी चल रही है, देखते हैं क्या रहता है। वैसे एक्सनोस के साथ तो ये बात भी है कि एक्सनोस अपने जो प्रोसेसर है ना वो ओप्पो, वीवो और Xiaomi को भी प्रोवाइड कर रहा है। होपफुली देखते हैं। हाँ, लेकिन ये एक्सनोस 9611 नहीं होने वाला है, एक्सनोस 1080 नए प्रोसेसर होने वाले, तो एक अच्छी चीज़ है। 2100 भी एक अच्छी चीज़ है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। और इसके साथ ही Realme X7 सीरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, जो लोग वेट कर रहे थे। तो जहाँ तक मेरी खबर है दिसंबर में आने वाला है, लेकिन माधव शेठ की तरफ से हिंट मिला कि शायद 2021 में ही आपको देखने को मिले। लेकिन मेरे को लग रहा है कि फिर भी शायद दिसंबर एंड में कुछ देखने को मिल सकता है और इसकी सेल्स वगैरह जनवरी में स्टार्ट हो सकती हैं। जी हाँ, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें शायद अभी 2 फ़ोन आएंगे, 800 सीरीज़ का और 1000 सीरीज़ का। लेकिन मीडियाटेक भी काफ़ी ज़्यादा काम करे, स्पेशली डायमेंसिटी सीरीज़ के साथ, क्योंकि डायमेंसिटी प्रोसेसर के अंदर उनका मेन फोकस ये है कि वो 5G टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर पाए। तो आने वाले समय में अगर आपको कोई भी अफोर्डेबल 5G फ़ोन मार्केट में देखने को मिले तो वो मोस्ट प्रोबेबली होगा ना शायद मीडियाटेक डायमेंसिटी पर चलता हुआ देखने को मिले। तो यार ये बात हो जाती है। इसके साथ ही Realme X7 सीरीज़ है ना, वो भी X7 और X7 Pro 2 स्मार्टफोन आने वाले अभी के समय में। लेकिन इसके अलावा दूसरी कंपनीज भी हैं, वो भी अपने टाइम टू टाइम अपने दूसरे स्मार्टफोन्स को लेके आएंगी। खबर है कि शायद Redmi Note 10 का जो 5G वर्जन हो उसमें शायद डायमेंसिटी देखने को मिल जाए। इवन कुछ रूमर्स तो मैंने ये भी सुने कि स्नैपड्रैगन 750 आ जाए, लेकिन इसके ऊपर कुछ ट्रस्ट किया नहीं जा सकता। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसको हम इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते। जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आप लोगों को बता दी, फिर भी देखने वाली बात होगी आखिर Redmi के अंदर क्या आता है, Realme क्या करती है और डायमेंसिटी प्रोसेसर के साथ आपको कौन कौन से बढ़िया फ़ोन्स देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। और इसके साथ ही वोडाफोन आइडिया यूज़र्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, यानी कि वी यूज़र्स है ना, हो सकता है कि इस साल के एंड या फिर अगले साल से जो टैरिफ प्लान्स होंगे वोडाफोन आइडिया के, उनके अंदर आपको 15 से 20% यानी कि 15 to 20% का इंक्रीमेंट देखने को मिले। इस टाइप के कुछ हिंट देखने को मिले हैं। अभी एयरटेल से और जियो से कंपटीशन के लिए इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करी थी। वोडाफोन आइडिया मर्ज होकर एक बिल्कुल ही नए तरीके से आए थे सामने, वहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली थी। काफ़ी नई ऑफर्स वगैरह उन्होंने इंट्रोड्यूस कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन अब वो भी लोग है ना अपने 15 से 20% जो प्राइसेस है ना वो इंक्रीज़ करने वाले। अगर आप वोडाफोन आइडिया को यूज़ करते हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि लॉन्ग टर्म रिचार्ज करा लो, उसका ज़्यादा फायदा रहेगा। अगर रिचार्ज डिले हो गया अगर आपका, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम के बाद इनके प्राइसेस में आपको हाइक देखने को मिले। तो यार ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही बात करें तो PUBG मोबाइल से रिलेटेड, तो PUBG मोबाइल को बात तो मतलब आप लोगों को मालूम है यार, वो वापस आने वाला है। उसके अंदर जो टीज़र जिसके बारे में मैंने आपको अपने मेन चैनल पे वीडियो में बताया था ना, क्रॉन 10 और डायनामो के साथ, तो वो टीज़र भी उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। इसके साथ ही एक और फाइनल टीज़र भी आने वाला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। लेकिन एक बात ये भी है कि PUBG मोबाइल को दूसरी काफ़ी सारी जो चाइनीज़ ऐप स्टोर है, टैप जैसे और दूसरे जैसे, वहाँ पे इनका प्री रजिस्ट्रेशन लिंक आ गया था। PUBG मोबाइल ने खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया इसका कोई भी प्री रजिस्ट्रेशन पेज नहीं आया है, ना ही इसका कोई प्री रजिस्टर हो रहा है। किसी भी वेबसाइट पे जाके अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मत दो, ये सारी फर्जी बातें हैं, इन सब से दूर रहो आप लोग। और इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि जो प्ले स्टोर पर ही आएगा आपको PUBG मोबाइल इंडिया, ये जो नया PUBG मोबाइल इंडिया ना, ये आपको प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर ही देखने को मिलेगा। उसको और कहीं वो रिलीज़ करने नहीं वाले, मतलब आएगा तो सबसे पहले यहीं आएगा, उसके बाद दूसरी जगह पे देखने को मिले वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कहीं दूसरी जगह पहले आ गया। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं ना, प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह, सब फेक है, इन सब के चक्करों में मत पड़ो आप लोग। और इसके साथ ही फाइनल न्यूज़ है मेरे पास सोनी के PlayStation 5 से रिलेटेड। PlayStation 5 है, अमेरिका में वो रिलीज़ हो चुका है, ग्लोबली 19 तारीख को रिलीज़ हो जाएगा वो। बात करें इंडिया की, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ऑफिशियली बताऊं तो PS5 मतलब जो PlayStation हैंडल उन्होंने बोल दिया है कि हमें कुछ नहीं पता सोनी का PS5 कब आएगा इंडिया में, हमसे मत पूछो। बेसिकली उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट ये रिलीज़ किया था, उसका मतलब यही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता, जैसे उन्हें पता चलेगा वो बता देंगे। इसका मेन रीज़न ये है कि सोनी की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें इंडिया बहुत पीछे है। वो इंडिया को सिर्फ ग्रांट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने दे हैव टेकन इट एज ए ग्रांटेड कि हाँ इंडिया में लोग हैं PS को खरीदने वाले, PlayStation खरीदने वाले, जब भी हम लाएंगे बिकेगा ही बिकेगा। और हर साल की कहानी रहती, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ ना कुछ डिले हो जाता है सोनी के PlayStation के अंदर। PS4 में भी 3-4 महीने का डिले था, PS5 में भी लग रहा है। कोई PS5 को मतलब सोच रहा है कि मैं ब्लैक मार्केट वगैरह से ले लूँ, मैं मज़ा करूँगा कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में मिलेगा, आपको वारंटी भी देखने को नहीं मिलेगी। इंतज़ार करना चाहते हो इंतज़ार कर लो, और सोनी के PlayStation के फ़ैन हो तो ही आप इंतज़ार करो। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस आज के समय मार्केट में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यार ये बात हो जाती है सोनी के PlayStation के बारे में। और एक और बात ये भी, काफ़ी सारे इंडिया में रिटेलर वगैरह हैं, उनके पास सोनी का PlayStation आया नहीं है, लेकिन वो लोगों से पैसे ले रहे हैं कि हम आपको प्री रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि ऐसे लोगों से बचो यार आप,
ऐसे लोगों से जितना बचोगे उतना आपके लिए फ़ायदा, क्योंकि सोनी ने भी मना कर दिया कि ऑफिशियली इंडिया में कहीं भी प्री रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं, कि आप कहीं भी जाके प्री बुक नहीं कर सकते। तो किसी से मतलब पैसा मांग रहा है ना कोई अगर सोनी का PlayStation 5 के लिए, मत दो। अभी के समय में इंटरनेशनल कंट्रीज़ में अवेलेबल है, वहाँ से अगर कोई इंपोर्ट करके इंडिया में लाता है तो डेफिनेटली वो काम करेगा, फुल HD TV पर भी काम करेगा, लेकिन उसमें कोई वारंटी देखने को नहीं मिलेगी। और मैं आपको इस कह रहा हूँ, इंडिया में ऑफिशियली रिलीज़ हो जाने दो, उसके बाद आपको सही रेट पर भी देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको वारंटी भी देखने को मिलेगी। लेकिन एग्जैक्टली कब होगा किसी को नहीं पता यार। ज़बरदस्ती सेंटीमेंट से खेल रही है सोनी, तो यार ये एक बात हो जाती है। चलिए जाते जाते आप लोगों कुछ कमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आज आदित्य भाई का सवाल है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लू रे और IMAX। देखो, ब्लू रे एक फाइल फॉर्मेट है, मतलब फाइल फॉर्मेट नहीं, एक फॉर्मेट कह सकते हैं, जो कि DVD का फॉर्मेट है, जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा एक ब्लू रे डिस्क के अंदर कैरी कर सकते हो। अब ब्लू रे उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जो लेज़र यूज़ की जाती है ना रीड करने के लिए, वो ब्लू कलर की लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट जो रीजन होता है ना, वहाँ पे रेगुलर DVD में रेड कलर की जो रहती है उस रीजन की जो लाइट है ना वो यूज़ की जाती है। अब ब्लू रे के अंदर क्या रहता है, आप 1080p की वीडियो भी, वो जो इमेज होती है या फिर कोई मूवी होती है, वो डाउनलोड मतलब उस पर राइट कर सकते हो, 4K की भी कर सकते हो। तो ये चीज़ होती है। IMAX क्या है, ये एक सिनेमा का फॉर्मेट है, यानी कि बेसिकली इसे बड़ी स्क्रीन के सिनेमा, TV सिनेमा मतलब जो होते हैं ना अपने थिएटर्स वगैरह, उनके लिए बनाया गया था, जहाँ पे स्क्रीन का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब इमेज का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता है, स्क्रीन का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा होता है, प्लस उसका एस्पेक्ट रेशो भी अलग होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपकी डिस्प्ले की जा सके जो सिनेमा स्क्रीन होती है वहाँ पे। तो IMAX एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, ब्लू रे कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है। ब्लू रे क्या है, होम मीडिया के लिए बनाया गया था, IMAX बनाया गया आपके सिनेमा के लिए। हालांकि IMAX इनहेंस्ड वाले कुछ TVs वगैरह भी आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं, कुछ ब्लू रेज भी आपको देखने को मिलती है, पर IMAX पूरी सी एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर IMAX के बारे में जानना है तो डिस्कवरी का एक डिकोड वाला वीडियो यूट्यूब चैनल पे, तो वो देख लेना, IMAX डिकोड डिस्कवरी, ये सर्च करना यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप समझ जाओगी एक्जैक्टली कहानी क्या रहती है। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।